हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद सपना में। कैसे हैं आप लोग? आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो आप सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इसका इंतजार होता है कि एग्ज़ाम लास्ट टाइम पे जब आपके 1 मंथ या हाफ मंथ 1.5 मंथ रह जाते हैं तो ये चीज़ें करनी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी पर बेस मैंने सोचा कि ये सीरीज़ शुरू की जाए। इस सीरीज़ का नाम है 1 वीक = 1 सब्जेक्ट सीरीज़, जिसका मतलब है 1 वीक 1 सब्जेक्ट चलेगा। टोटल लगभग हमारे पास 6 से 7 वीक्स हैं अभी, तो उसमें हम टोटल सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे बाय MCQ, जो कि होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड। ओके, तो ये आपको मैं थोड़ा शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं क्या डिटेल्ड है, मैं बता देती हूँ। आज है वीक वन में हम करने जा रहे हैं पॉलिटी का है डे 1, जिसमें हम आर्टिकल्स करेंगे 1 से लेकर 11 तक के और शेड्यूल्स के बारे में, जो अनुसूचियाँ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, उसके बारे में, जिसमें आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने प्रीवियस ईयर उठा के रख दिया, मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और पूरा एक्सप्लेनेशन आपको उसके साथ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो SSC स्टेनो हो, CGL हो, CHSL हो, ऑल दी अदर हाई कोर्ट हो, जो भी हो, अदर एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स अंडर विच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल में इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है कि एक राज्यों का संघ होगा, कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्यों से मिलकर बना हुआ है, राज्यों का संघ है? तो बताइए आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4 कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आर्टिकल नंबर 1। कौन सा आर्टिकल है? ए ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 1। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए, आर्टिकल करेक्ट आंसर इसका आर्टिकल नंबर 1। एक्सप्लेनेशन ये है कि देखिए, पहली बात तो 1 से लेकर आपको मैं बता देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देती हूँ क्या क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 25 भागों में बटा हुआ है। ओके, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 8 अनुसूचियाँ होती थी, शेड्यूल्स होते थे, आज 12 है। ओके, इतनी बात समझ आ गई? चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे पार्ट्स डिवाइड है। 1 से लेकर 4 तक एक भाग है जिसमें बोला गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। 5 से लेकर 11 तक एक पार्ट है जिसमें नागरिकता की बात की गई है। वो आज हम दोनों को कवर कर लेंगे, ठीक है, आज की वीडियो में। आगे की बात और क्वेश्चंस में करेंगे। तो चलिए, आर्टिकल नंबर 1 जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि एक भारत है, शैल बी वो क्या है? एक राज्यों का संघ है। इंडिया हम इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ करते हैं वर्ड को, और भारत जो है सांस्कृतिक भाषा में यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेशन। किसी भी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को भारत से अलग कर ले। क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो किसी समझौते के बेस पर, किसी एग्रीमेंट के बेस पर साइन नहीं है, कि मतलब एग्रीमेंट के बेस पर कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है कि जो लगा हुआ है। नहीं, हमारा जो इंडिया है वो अविभाज्य, जिसको हम कभी भी तोड़ नहीं सकते, उसको बिल्कुल भी टूट नहीं दे सकते, क्योंकि राज्यों का एक संघ है, मिलकर बना हुआ है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो हमारा यूनियन है, हमारा संघ जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। इंडेस्ट्रक्टिबल देखिए, सिनोनिम्स भी यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है विनाशकारी, मतलब कि तबाही या टूटना, किसी चीज़ का अलग होना। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जो कभी टूट नहीं सकता, विनाश नहीं हो सकता। वो जैसे कि आप यूएसए में देखेंगे, यूएसए में क्या है कि वो स्टेट्स जो है, राज्य जो हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार एक होती है, अलग होती है, मतलब समझौते के अनुसार जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, क्या होता है वहाँ पर कि कोई भी राज्य अपने आप ही स्वतंत्र होता है, कि समझौते से बना हुआ होता है, कि कोई एग्रीमेंट के द्वारा वो जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भारत का संघ कोई भी स्वतंत्र राज्य से नहीं बना हुआ है, किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अब इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है, देखिए ऐसे याद कर लीजिए। देखिए, भारत एक है, सारे राज्य उससे मिलकर बने हुए हैं, भारत सिर्फ एक है ना, तो आर्टिकल नंबर 1। ओके, सबसे पहली बात हो गई। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने बेसिक जान लिया, पहले पार्ट में 1 से 4 तक है। ओके, और सेकंड थर्ड फोर्थ की आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? तो बताइए कितने शेड्यूल्स हैं हमारे टाइम। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमारे यहाँ कितने शेड्यूल्स हैं। तो टोटल इस टाइम पर हमारे यहाँ 12 शेड्यूल्स है। कितने शेड्यूल्स है? 12। जो कि पहले जब 1950 के टाइम पर सबसे पहले 8 शेड्यूल्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जब लागू हुआ था, उस टाइम पर हमारे यहाँ 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आज के टाइम पर हमारे पास कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ऐलान हो जाएगा। सबसे पहले 8 अनुसूचियाँ थी 1950 में, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए तो वो बनकर कितनी हो गई? 12 हो गई। हर शेड्यूल किससे अपना एक अलग अस्तित्व रखती है, सबका एक अलग अलग पार्ट है, कि सारे जो शेड्यूल है वो कुछ ना कुछ अलग कार्य करते हैं। अब देखिए, वैसे तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, बट मैं आपको 1 से लेकर 12 तक बता देती हूँ। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बोल रही हूँ मैं। जो पहला अनुसूची है, पहला शेड्यूल है, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है राज्यों और संघ क्षेत्रों के नाम, जो हमने आर्टिकल 1 में याद पढ़ा किया, सॉरी क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ा किया। जो आर्टिकल 1 में हमने क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करी, उनके सभी नाम, स्थान और क्षेत्र के बारे में शेड्यूल नंबर 1 में दिया हुआ है, कि कब कौन सा स्टेट अलग होकर बना, कौन सा स्टेट अलग हुआ। मतलब राज्य को जैसे कि अब ऐसा तो नहीं था, पहले मुंबई, बॉम्बे, ये सब जो थे वो पार्ट, गुजरात, ये सब एक ही हुआ करता था। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा शेड्यूल हुए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, तब जाके अलग हो गए। तो ये चीज़ें सारी आपकी शेड्यूल 1 में बताई गई हैं, राज्यों के नाम, स्थान के बारे में, और साथ रखना, मतलब अलग अलग जब हुए वो बारे में, कौन से सन में हुए। सेकंड शेड्यूल है जिसमें आपकी बात करी गई वेतन भत्ते की। किसका वेतन भत्ता, किसको पेंशन, किसके बारे में? प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, जजेस को, इन लोगों को जो पेंशन मिलती है, सैलरी मिलती है, जो भी अलाउंसेज मिलते हैं, उन सब के बारे में। थर्ड अनुसूची में बात करेगी शपथ और किसकी? प्रतिज्ञा। जो ये लोग ओथ लेते हैं, ओथ वगैरह लेते हैं, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन ये लोग ओथ लेते हैं जब भी शपथ ग्रहण समारोह, सुना होगा आप लोगों ने, होता ही है, तो उसके बारे में। थर्ड हो गया। देखिए कैसे लर्न करेंगे।
फर्स्ट भाई सबसे पहले बात तो राज्यों की करेंगे ना भाई, ऐसे थोड़ी कुछ भी बात कर लेंगे। मैं अपना तरीका बताती हूँ, मैंने ऐसे ही लर्न किया हुआ है, ऐसी बोल बोल के मैं स्टोरी बनाती थी कि भाई सबसे पहले अनुसूची में बात तो हम पहले, जब हमें स्टेट का ही नहीं पता होगा तो आगे किसकी बात करेंगे, पता ही नहीं होगा कुछ भी, तो हम पहली अनुसूची में स्टेट्स एंड वो, सेकंड अनुसूची में हम बात कर लेते हैं किसकी, सेकंड में हमने किसकी बात करी बताइए, किसकी सैलरी की, भाई बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट हैं, जजेस हैं, इन लोगों की बात करी, बड़े लोगों की बात कर रहे हैं तो उनकी सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन के बारे में। थर्ड में हम इन लोगों को प्रतिज्ञा दिला दें, ओथ दिला दें, शपथ ग्रहण करा दें। फोर्थ में क्या बात करें, राज्यसभा की सीटों की, किसकी, राज्यसभा की सीटों की, कि राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी है, पहले कुछ हुआ करती थी अब ज़्यादा हो गई हैं, इस तरीके से। फिफ्थ में बात करते हैं हम अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का, इसकी जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज जो होते हैं उनके बारे में, उनको प्रोटेक्शन देने के बारे में, इस सब के बारे में बात करते हैं। सिक्स्थ में हम बात करते हैं जो भी ट्राइबल नॉर्थ ईस्टर्न वाले होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट जो होती हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के बारे में, उनकी एरिया के बारे में, कौन कौन सी ऐसी हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके बारे में। उसके अलावा फिर हम किस में आते हैं, सिक्स्थ हो गया हमारा, और फिर सेवन्थ की बात करते हैं। सेवन्थ में हम किसकी बात करते हैं, 3 सूचियाँ होती हैं, कौन सी, यूनियन एंड स्टेट्स एंड कॉन्करेंट, जो कि हम आगे बात करेंगे, काफ़ी लंबा हो गया क्वेश्चन, मैं रिपीट कर दूंगी नेक्स्ट वाले में जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप ये याद करिए, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैं। 8th शेड्यूल की बात करता है हमारी लैंग्वेजेस की, किसकी लैंग्वेजेस की, टोटल 22 लैंग्वेजेस होते हैं उसकी बात करता है, और फिर जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 22 है, ओके। 8th शेड्यूल याद कर लीजिए, 8 शेड्यूल, 8 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज, 8 22 8 8 3 24, लेकिन 24 लैंग्वेज नहीं, 22 लैंग्वेज, तो 8 शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज 22। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, पार्टी बदलने वालों को, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ वो होता है जो पार्टी ना बदले उसकी बात करते हैं, जो दल बदल कानून होता है, मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी, मतलब एक पार्टी में होते हुए दूसरी पार्टी को समर्थन करना, इस तरीके से होता है 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th है पंचायती राज, लास्ट है ये 2, पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट हुआ था। 12th शेड्यूल हुआ था आपका म्यूनिसिपैलिटी, 74th अमेंडमेंट, लर्न कर लीजिएगा। 8th ऑफिशियल लैंग्वेज, 10th एंटी डिफेक्शन, 11th पंचायती राज और 12th म्यूनिसिपैलिटीज। ट्रिक ऐसे याद कर लीजिए, देखिए शेड्यूल्स, शेड्यूल्स में शेड आ रहा है, बट शेड आ रहा है, शेड्यूल्स का शेड मतलब होता है जो कंपार्टमेंट होता है, घर होता है एक तरीके से, शेड छत होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी कंपार्टमेंट है, 12 शेड्यूल्स, 12 कंपार्टमेंट, ऐसे रन कर लीजिए। थर्ड है विच आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट्स और अल्टर बाउंड्रीज, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो नए स्टेट्स बनाए या फिर उनकी बाउंड्रीज को बदलने में, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 3 की, हमने 1 की बात कर ली, 2 की बात कर लेते हैं, पहले 2 की बात करेंगे उसके बाद 3 की बात करेंगे, तो 2 से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ ये दूसरा, ये 4th आर्टिकल 2 बताइए, आर्टिकल 2 क्या प्रोवाइड कराता है, 1 में हमने किसकी बात करी, यूनियन ऑफ स्टेट्स की। आर्टिकल 2 हमको प्रोवाइड कराता है नए टेरिटरीज का एडमिशन, एडमिशन मतलब क्या, मतलब अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने इंडिया में, अपने भारत में नए दूसरे भूमि को मिलाना, नए क्षेत्र को, नए राज्य को मिलाना, या फिर नए किसी भी लैंड एरिया को लेकर मिलाना, वो कहाँ से, ये लेते हैं हम फॉरेन कंट्रीज से। आर्टिकल 2 में ये है दूसरे देश, जो इंडिया से अलग देश हैं उनके बारे में, जो भारत के बाहर, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया था 1975 के टाइम पर, ठीक है। ध्यान रखिए आर्टिकल 2 जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं, भारत, इंडिया से बाहर की बात कर रहे हैं, इंडिया से बाहर की, वहाँ से किसी भी लैंड, किसी भी भूमि को, किसी भी भूमि के पार्ट को, या किसी भी स्टेट को, किसी वहाँ के, यहाँ हमारे यहाँ के नहीं, बाहर के, उनको मिलाना अपने इंडिया में, उनको अपने इंडिया में जोड़ना, उसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 2 में। तो इसका लर्न करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सिक्किम को जोड़ा गया था 1975 में, ठीक है। ये डील करता है टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर का क्षेत्र राज्य है उनको, दैट मे बी एडमिटेड, जिसको हम भारत में मिला लें उसको बोलते हैं। देखिए यूज दिस टू डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिकल 2, देखिए 2 और 3 में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब 3 की पहले बात कर लेते हैं। 3 में हम बात करते हैं कि संसद को नया राज्य बनाने या सीमा, देखिए 2 में था भारत से दूसरे बाहर के देशों से अंदर ला रहे हैं हम अपने लैंड, 3 में है भारत के अंदर, कैसे, भारत के अंदर जो भी, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया या अलग करके तेलंगाना बनाया, अंदर ही अंदर बाउंड्रीज को काट के नया नाम दे देना, उनके लैंड में चेंजेस करना, उन सबको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। तो देखिए आर्टिकल 3 में क्या है, ये पार्लियामेंट एम्पावर करता है। देखिए पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट होती है ना, वो कोई भी रूल ला सकती है, कुछ भी कर सकती है। स्टेट के पास अपने कोई पावर नहीं है कि वो नया लैंड तैयार करे, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, अब मेरा स्टेट लेजिस्लेचर जो है, गवर्नर या सीएम में जो भी लोग हैं स्टेट लेजिस्लेचर वाले, वो चाहें कि अपने स्टेट में से थोड़ा सा पार्ट काट के नया स्टेट नाम रख दें, नया कुछ रख दें, तो वो नहीं कर सकते। हाँ लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में से थोड़ा सा पोर्शन कट करके बाउंड्रीज को अलग करके और बाउंड्री का दूसरा नाम रख सकते हैं। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है, ओके। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट पूछता है, ऐसा नहीं, क्रिएट न्यू स्टेट्स, नए स्टेट बनाना, लेकिन अपने इंडिया के क्षेत्र के अंतर्गत ही, अंदर ही, ओके। मर्ज करना, मिलाना, स्प्लिट करना, बांट देना, रिनेम कर सकती हैं। अगर जो जैसे मान लीजिए अभी इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया, ये काम किसका आर्टिकल के अंतर्गत हुआ होगा, ये आर्टिकल देखिए अभी बहुत, ये तो आपको एकदम याद जाएगा, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया, आर्टिकल 3 के अंतर्गत हुआ होगा।
और इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता है। जैसे कि देखिए तेलंगाना को क्रिएट किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में। पार्लियामेंट नीड्स टू पास अ लॉ, पार्लियामेंट को एक कानून पास करना होता है, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अमेंडमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास हो जाता है। और एक चीज़ और याद कर लीजिए, प्रेसिडेंट ओपिनियन ले सकता है स्टेट लेजिस्लेचर का जो राष्ट्रपति हो, लेकिन ऐसा वो बाध्य नहीं है कि हाँ स्टेट लेजिस्लेचर से पूछे ही पूछे, वो अपने आप कर सकता है डायरेक्ट। तो हमने क्या याद किया, 2 में हम बाहर से ले सकते हैं स्टेट। अब देखिए इसकी ट्रिक, दूसरे वाले की याद करेंगे, दूसरा देश वाले भी इंडिया में आएंगे, ऐसे याद कर लीजिए, दूसरे देश वाले भी इंडिया में आएंगे, बाहर के देश वाले भी इंडिया में आएंगे, तो दूसरा आर्टिकल 2। तो एक बार याद कर लीजिए, आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत एक राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में दूसरे देश वाले भारत में आएंगे, मतलब कि भारत से बाहर की फॉरेन की लैंड बाउंड्रीज को अपने अंतर्गत करना, आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 में इंडिया के अंतर्गत जितनी भी स्टेट्स है उन्हीं की बाउंड्रीज को चेंज करना, मिटाना, लगा एक साथ करना, जोड़ना, रिनेम करना नेम को, वो सब आर्टिकल नंबर 3 में आते हैं। हो गया याद? आई होप कि आप लोग को लर्न हो गया। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ रहा है, बट कोई नहीं, आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम आर्टिकल 4 को भी लेके खत्म करते हैं, बाकी आगे देखेंगे। 1 से 4 कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है बताइए, क्या कहता है? इमरजेंसी के प्रोविजंस है, जो क्या लगता है, इमरजेंसी लगती है जब, इमरजेंसी की हिंदी नहीं याद आ रही मुझे, देखो एकदम से, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लेंगे। इमरजेंसी याद क्यों नहीं आ रही अभी, एकदम हिंदी नहीं याद आ रही। आपातकाल, हाँ आ गया। आपातकाल जो लगता है एकदम से अचानक से, उसको बोलते हैं इमरजेंसी। एडमिशन ऑफ स्टेट्स, क्या एडमिशन ऑफ स्टेट्स था? नहीं ना, नहीं। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। डी में फंडामेंटल राइट्स, क्या ये हमारा मौलिक अधिकार है? नहीं। तो अनुच्छेद 4 हमारा ये कहता है कि लॉज मेड अंडर 2 and 3 फॉर स्टेट फॉर्मेशन और बाउंड्री चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत चेंजेस होते हैं, जो भी लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं आर्टिकल 2 और 3 में स्टेट फॉर्मेशन के लिए या फिर उनके बाउंड्री के नेम चेंजेस के लिए, वो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कंसीडर नहीं होता है। ये चीज़ दिमाग में बांध दीजिए। मैंने आपको पता भी बताया था कि कभी भी आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे वो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368, जिसकी बात हम आगे करेंगे, कोई भी स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए ये ट्रिक याद कर लीजिए, 2 and 3 नॉर्मल लॉ बन गया, सिंपल लॉ है, कुछ नहीं करना है उसमें, लॉ है। 4 में है शॉर्टकट, 4 में है शॉर्टकट कन्फर्मेशन, कन्फर्म कर दिया कि भैया है ही नहीं, ये कानून अपने आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 4 तक आई थिंक आप लोग को कवर हो गया बहुत ईजिली। बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 से 11। अब बताइए आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक किस टॉपिक से डील करते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? नागरिकता से। कहाँ से? सिटीजनशिप से। सिटीजनशिप, नागरिकता हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज रह रहे होंगे, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, उनके पापा मम्मी, वो लोग रह रहे होंगे, तभी तो हम यहाँ आज हैं, क्योंकि हमें नागरिकता मिली हुई है ना, डेफिनेटली तभी तो सिटीजनशिप, नागरिकता, ये हमने कहाँ से, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता कौन से देश से बोरो की गई है, तो कहाँ से की गई है? ब्रिटेन से। मैं लिख नहीं रही हूँ बिकॉज लिखूंगी तो और टाइम जाएगा, बोलने से आपको जल्दी सुनाई जाएगी और आपको लर्न भी जल्दी होगा। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया है। ओके, ज़्यादा हो तो रुक जाइए, मैं लिख ही देती हूँ। सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। BRITAIN, समझ जाएंगे शॉर्ट फॉर्म से कि हाँ ब्रिटेन से बोरो किया है, ध्यान रखिएगा। सिटीजनशिप हमने ली है ब्रिटेन से। ओके, इसके अलावा देखिए, These articles described who was considered an Indian citizen at the time of the Constitution commencement 26 जनवरी 1950। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान लागू हुआ था, ये आर्टिकल हमें तब से बताएंगे कि 5 से 11 में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम उस टाइम पे इंडियन सिटीजन हैं नहीं हैं, किन कारणों से बन सकते हैं, किन कारणों से छीनी जा सकती है। 5 से 11 में हमारी यही है, 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, ये जो सिटीजनशिप का जो नागरिकता का जो चल रहा है, वो आज के टाइम के प्रेजेंट डे जो सिटीजनशिप के रूल्स आए हैं उसके बेस पर नहीं है। एक्ट आया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। कौन सा एक्ट था? याद कर लीजिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसके थ्रू क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप रूल्स चल रहे हैं, ना कि आज के टाइम पर। ठीक है, चलिए, व्हाट डज आर्टिकल, फिर से आ गई, ये तो हमने पढ़ लिया ना, हाँ ये पढ़ लिया। व्हाट आर्टिकल डिफाइंस द नेम एंड टेरिटरी, बताइए। देखिए मैं रिपीटेशन होगी तो आपको एकदम याद आ जाए। कौन सा आर्टिकल डिफाइन, रुक जाइए मैं ये हटा देती हूँ, अब तक तो आपने देख लिया होगा कि कौन सा आर्टिकल है जो डिफाइन करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। बताइए कौन सा आर्टिकल है जो भारत के नाम और क्षेत्र बताता है, अनुच्छेद बताइए। वो है आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, किस अनुच्छेद पूछेगा तो भी शेड्यूल 1, अगर आपसे आर्टिकल पूछेगा तब भी शेड्यूल 1। यूनियन ऑफ स्टेट सारे शेड्यूल 1। 3 स्टेट इंडियन, दैट इज द भारत, स्टेट्स एंड टेरिटरीज, और एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, ध्यान रहेगा। ठीक है, कौन सा शेड्यूल कंटेन करता है लिस्ट ऑफ ऑफिशियल। अब बताइए, आप लोगों से मैंने पूछा था कि कौन सा शेड्यूल
बताइए कौन सा शेड्यूल है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, बताइए। 24 नहीं, 22 लैंग्वेजेस। तो 8 3 जा 24, नहीं 24 नहीं है, 22 है। तो 8th शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल है? 8th शेड्यूल है, ठीक है। कौन सा शेड्यूल है? 8th शेड्यूल। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सबसे पहले जो ओरिजिनली जब शुरुआत हुई थी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स की, तो टोटल सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी। कितनी थी? टोटल 14 लैंग्वेजेस थी। लेकिन आज के टाइम पर 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कौन कौन सी ऐड करी गई है? बोडो ऐड करी गई है, मैथिली ऐड करी गई है, संथाली ऐड करी है, ठीक है। लर्न कर लीजिए बोडो, मैथिली, संथाली। बोडो, मैथिली, संथाली। और आगे हम बात कर लेंगे जब लैंग्वेजेस के बारे में कब क्वेश्चन आएंगे तब, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, द प्रोविजन फॉर पंचायती राज कौन से शेड्यूल में? बताइए भाई कौन से शेड्यूल में पंचायती राज है? कौन से शेड्यूल में पंचायती राज? मैंने आपको शुरू में ही बताया था। 4 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8, 10, 11 एंड 12 आपको 4 लर्न कराए हैं। कौन कौन से थे? 8, 10, 11 एंड 8 था आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 10 था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का कानून। 11th था आपका पंचायती राज। पंचायती राज किससे एसोसिएटेड है? 11th शेड्यूल से, जो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लर्न याद रहेगा। 12 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 12th शेड्यूल किससे एसोसिएटेड है? म्यूनिसिपैलिटीज से, ध्यान रहेगा। वेरी गुड। देखिए 11th शेड्यूल जो था वो आपका ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। लर्न कर लीजिएगा, पूछ लेता है ये एग्जाम में कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992, उसमें जोड़ा गया था ये। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स आते हैं पंचायत के अंतर्गत। और इसका मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है पंचायती राज का, उसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ओके, पावर का, ताकत का, जो पावर का केंद्रीकरण करना। देखिए ट्रिक, अब देखिए मैं कैसे याद कर रही हूँ। 11th शेड्यूल पंचायत, एक और एक विलेज। सुनो भैया, देखो एक और एक और एक 11 लोगों की विलेज मिलकर एक पंचायत बनती है, ठीक है। वो कह रहा है विलेज, विलेज सुनो भैया, एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 और 11 पंचायत। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अब अभी हमने बात ही नहीं करी 5 से 11 तक में क्या है। हमने सिर्फ कितनी बात करी कि सिटीजनशिप एक्ट कौन सा है? 1955। सिटीजनशिप को कहाँ से फॉलो किया गया ब्रिटेन से। अब आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में क्या है। ये आपका पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2। आर्टिकल नंबर 5 में है कि जब 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, मतलब तब उस टाइम पर नागरिकता में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जन्मे थे या फिर बसे हुए थे, उन लोगों को नागरिकता प्राप्त होती है। मतलब वो लोग नागरिक हैं भारत के, ठीक है। ध्यान रहेगा कि नागरिकता अधिकार किसको है? जो 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक 26 जनवरी 1950 से में उस टाइम में जन्मे हों और या फिर वहाँ पर बसे हुए हों, वो लोग नागरिक होंगे, ठीक है। आर्टिकल 6 में है जो पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासी, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए प्रावधान है कि क्या बोलते हैं, जो 1947 से पहले और बाद में आए लोगों की नागरिकता तय करता है। क्या करता है? आर्टिकल 6 में है कि वो 1947 से पहले और बाद में आए लोगों की नागरिकता तय करता है। 7th में क्या है? 7th में है पाकिस्तान जाने वाले प्रवासी कौन कौन से? जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे वे भारत की नागरिकता नहीं रख सकते। देखो जो लोग, जब विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उस टाइम पर जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, भारत की नागरिकता उनको नहीं मिलेगी। कुछ शर्तों के साथ वापसी करने पर नागरिकता मिल सकती है, कुछ इसमें भी शर्तें होती हैं, बट जो बेसिकली है आर्टिकल 7 वो यही है कि जब 1947 का जब पार्टीशन हुआ था भारत का, तब उस टाइम पे अगर वो लोग पाकिस्तान जो लोग चले गए उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ये था। आर्टिकल नंबर 8 है विदेश में रहने वाले भारतीय जो लोग हैं, जो विदेश में लोग रह रहे हैं, वो लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं, पर कुछ शर्तों पर, वो भी कुछ शर्तों पर बन सकते हैं। आर्टिकल 10 में क्या है? आर्टिकल 9 में क्या है? दोहरी नागरिकता। देखो हमारे यहाँ पर डबल सिटीजनशिप नहीं है, मतलब डुअल सिटीजनशिप का रोल नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए, आप लोग तो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे कि डुअल सिटीजनशिप कहाँ पे होती है, कहाँ पे है, किस जहाँ के मतलब कि कौन से कंट्री में लागू है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने किसी और कंट्री का जाकर वहाँ पे नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता भारत से ख़त्म हो जाएगी, आप लोग भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 10 में है कि जो व्यक्ति नागरिक हैं वे नागरिक बने रहेंगे जब तक कि संसद कोई कानून पास ना कर दे। मतलब कि हम है, जैसे मान लो मैं अपने आप को ले लेती हूँ, आप अपने आप को ले लो कि आप इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, आप नागरिक बने रहेंगे तब तक जब तक कोई संसद उस आपकी नागरिकता को ख़त्म ना करते, कोई कानून बनाकर, तब तक आप भारत के नागरिक हैं। 11th की बात कर लेते हैं, जो एक क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए, किसके लिए? सिटीजनशिप के लिए। तो संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 11 देता है। कौन देता है? आर्टिकल नंबर 11 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने का, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, फिर से मैं एक बार आपको दोहरा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग को लर्न हो जाए। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप 26 जनवरी 1950 तक जो भारत में रह रहे हैं लोग और जो बसे हुए हैं उनकी सिटीजनशिप, नागरिकता का अधिकार। 6 में है राइट ऑफ सिटीजनशिप, किसके? जो पर्सन्स भारत से पाकिस्तान आने वाले, ठीक है। भारत से
सॉरी पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, ठीक है, उनकी नागरिकता कि जो 1947 से पहले या बाद में ऑफ 7th में क्या है कि जो पाकिस्तान चले गए थे 1947 पार्टीशन जब हुआ था उस टाइम उससे पहले चले गए थे, तो वो लोग उनकी नागरिकता भारत की नहीं होगी, ठीक है। और 8th में क्या है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन, जो कि भारत से बाहर रहते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक रीजंस पर उनको मिलते हैं भारत की नागरिकता, जो कि भारत से बाहर रहते हैं, जैसे कि जो 2-2 साल के लिए जाते हैं, जिनको एनआरआईज बोल सकते हैं, एनआरआई जो होते हैं वो लोग, उन लोगों को। 9th में था कि जो पर्सन अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है उसका रद्द कर दिया जाता है। 10th में था कि हमारा नागरिकता का अधिकार जो है वो बना रहेगा जब तक कोई संसद अपना कानून पारित ना कर दे उसे हटाने के लिए, तब तक। 11th में पार्लियामेंट के पास शक्ति होती है कि वो कोई भी लॉ बना सकता है सिटीजनशिप के लिए। एक चीज़ और पढ़ लीजिए, हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 किस किस के थ्रू हमें सिटीजनशिप मिलता है? बाय बर्थ, जन्म से, बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है बताइए, डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट, DESCENT। बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल सकता है, किसके थ्रू? रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल सकता है कि 7 साल तक हम भारत में रहें फिर हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेचुरलाइजेशन मतलब कि इंडिया के भले से नॉर्मल भारत में 12 साल रहना चाहिए और उनको कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, उस तरीके से। बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी, एक टेरिटरी में रहने के तौर पर, देख लीजिए, ठीक है। 3 चीज़ मैंने याद कर दी, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। ये 4 चीज़ आप लोग को लर्न करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पूछ लेता है इसमें से भी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अब, ठीक है। समझ आ गया होगा थोड़ा सा, अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं भी पहली बार ऐसे एक्सप्लेनेशन कर दी हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ अपना पढ़ाई है, पढ़ाने का काम मैंने अब शुरू किया, आप लोग को भी पता है चैनल जब से चालू हुआ है, जितना मुझसे आता है। बाकी जो प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। हमने पढ़ लिया ना, अलाउस पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर एक्विजिशन, टर्मिनेशन, रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है नागरिकता हमारी हटाने का, बदलने का, रद्द करने का, जो भी उन सबके जिस तरीके से हमारा सिटीजनशिप आया था। आर्टिकल ये है, देखिए 5 से 10 आप कैसे याद करेंगे? हु इज सिटीजन, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट का पावर, मतलब 5-10 लोग हैं जो कि सिटीजन है, ये आप ऐसे लर्न कर लीजिए, वैसे मैंने ऐसे लर्न कर लिया था। 5 से 5 to 10 कौन है? आर्टिकल 5 से 10 हु इज सिटीजन, कौन है सिटीजन? हु इज सिटीजन। और आर्टिकल 11 कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ओके। 11 विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप राइट्स फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। अब बताइए, जो सिटीजनशिप माइग्रेंट्स कहाँ से? पाकिस्तान से आने वाले भारत, तो कौन है वो? 6 से, जो भारत पाकिस्तान से भारत आने वाले आर्टिकल 6, और पाकिस्तान से सॉरी भारत से पाकिस्तान जाने वाले आर्टिकल 7। देखिए देखिए, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे, मतलब ठीक है, जो लोग 1948 से 1948 से 19 जुलाई से पहले आ गए थे, वो लोग ऑटोमेटिक हमारे भारत के सिटीजन होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट उनके उसके बाद वाले जो थे 1948 के बाद वाले जो लोग हैं, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि हम 1948 के बाद हुए, हम लोग हमारा परिवार जो 1948 में, तो हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। 7 साल अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और हम भारत के नागरिक हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक सिंपल है, 6 से आए, कहाँ से आए? भारत से आए, पाकिस्तान से आए, सॉरी देख लीजिए। 5वें में नागरिकता का अधिकार, 6ठे में पाकिस्तान से आए लोग भारत, 9th में इंडिया से गए लोग पाकिस्तान, 7th में क्या था बताइए? 7th में हमने क्या याद किया था बताइए? जो गलत गड़बड़ बोल दी मैंने, 7th नहीं 8th बोलना है, हाँ 8th में क्या था? जो सिटीजनशिप है सर्टेन पर्सन जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए। 9th में क्या है? 9th में ये है कि जो दूसरी जगह की नागरिकता लेते हैं, विदेश की या कहीं और कंट्री की, तो वो यहाँ का खत्म हो जाएगा। 10th में हमारी नागरिकता का बना रहने का। 11th में हमारा पार्लियामेंट के पास एक कानून बनाने की शक्ति होती है, ठीक है। समझ आ गया होगा आई थिंक, बहुत कई बार रिपीटेशन हो रहा है, आ गया होगा। 12 में आर्टिकल 7 टॉक्स अबाउट विच ग्रुप। आर्टिकल 7 जो है वो किसकी बात करता है बताइए? आर्टिकल 7 जो लोग पाकिस्तान से भारत वापस आए उनकी बात करता है। पाकिस्तानी माइग्रेंट्स हु वेंट बैक एंड रिटर्न, जो भारत वापस आए और बाहर चले गए। एक्सप्लेनेशन ये है कि देखिए, डिनाई सिटीजनशिप टू दोस्त, उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी जो पाकिस्तान 1 मार्च 1947 में चले गए और फिर बाद में वापस आए, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। दोबारा से अगर वो लीगली सेटल हो जाते हैं तब उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ कि 6 में है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे लोग जो माइग्रेटेड हुए इंडिया में आए पाकिस्तान से। 7th में वो है जो पाकिस्तान सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले गए उन लोगों की बात करता है, ठीक है, ध्यान रखना। 13 में कौन सा आर्टिकल है जो रिलेटेड है? इंडियंस लिविंग अब्रॉड। बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो भारत विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, एनआरआईज जो होते हैं उनके लिए? आर्टिकल नंबर 8, ये आपको पता ही मैंने, जो विदेश में रहते हैं लोग उन लोगों के लिए है, जिन्होंने 9 में क्या है, जो आर्टिकल 9 में क्या है, जो ग्रहण कर लेंगे वहाँ की, तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इंडियंस हु सेटल्ड अब्रॉड बट मेंटेन इंडियन टाइज, इंडियंस जो सेटल हो गए अब्रॉड बट उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है, उनको एक एम्बेसी के लिए क्या चाहिए होगा? रजिस्ट्रेशन वगैरह उनको नीडेड होता है, वो करवा लेते हैं वो चीज़। व्हाट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 9? अंडर आर्टिकल 9 के अंदर क्या मेंशन है बताइए? इमेजिन छोड़िए, मैंने बोला सोचिए,
सोचिए माइंड में क्या है आर्टिकल 9 में, वो है जो लोग भारत से बाहर रहते हैं। डुअल सिटीजनशिप नॉट अलाउड है, हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है। मान लीजिए मैंने आज अमेरिका की सिटीजनशिप ग्रहण कर लेती हूँ, नागरिकता ले लेती हूँ, तो मेरी यहाँ की रद्द हो जाएगी। दैट मीन्स इफ़ यू वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, आप इंडियन सिटीजनशिप की नागरिकता खो देंगे। ठीक है, अगर आप इच्छा के अनुसार, वॉलंटरी अपनी विल के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी जगह की ले लेंगे तो आप नागरिकता भारत की खो देंगे। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं कि दोहरी नागरिकता कौन से देश में है, दोहरी नागरिकता पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। अब आप लोग बताइए कहाँ पर है। विच आर्टिकल डील्स विद कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजन, अब बताइए कौन सा आर्टिकल है जो कंटिन्यूएशन लगातार हमारे नागरिकता को बनाए रखती है। दैट इज आर्टिकल नंबर 10। बहुत बार रिपीट कर दिया, बार बार करूंगी, वीडियो लेंथी हो जाएगी। एज लॉन्ग एज पार्लियामेंट डज नॉट टेक अवे योर सिटीजनशिप यू आर सिटीजन, सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी रिमूवल, कि जब तक पार्लियामेंट कोई आपकी नागरिकता नहीं लेती है, कोई भी कानून बनाकर आपकी नागरिकता रद्द नहीं करती है, तब तक आप नागरिक रहेंगे। 16 है विच शेड्यूल डील्स विद यूनियन एंड स्टेट सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा शेड्यूल है जो डील करता है संघ एवं राज्यों के विषयों का वितरण, किस अनुसूची में, कौन सी अनुसूची। अब हमने कौन कौन सी सूचियां बात कर ली। अब देखिए आपके 5 से 11 कंप्लीट हो गए, 1 से 4 कंप्लीट हो गए, शेड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं। हमने 8 की बात करी थी, हमने 10 की बात करी थी, हमने 11 एंड 12 की बात करी थी। 8 में हमने क्या बात करी थी बताइए। 8 में 8 3 24 नहीं, 22 लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 10 में क्या बात करी थी, 10 में बताइए हमने किसकी बात करी थी, सोचिए सोचिए किसकी बात करी थी, बताइए, माइंड में रखिए थोड़ा सा। मैंने इतनी बार रिपीट किया, आपके माइंड में आ गया होगा तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि क्या बताया था। 10th में हमने बताया था दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। 11th में पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। 11th 12th में म्यूनिसिपैलिटीज। तो देखिए 7th शेड्यूल जो है वो बात करता है जो यूनियन और स्टेट संघ और राज्य विषय होते हैं उनके बारे में। अब ये विषय कैसे होते हैं जिन पर ये लोग काम करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कि देखिए 3 प्रकार की लिस्ट होती है, एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट में 47। अब एक यूनियन लिस्ट जो होता है उस पर काम कौन करता है, उसको कौन देखता है, वो देखते हैं हमारे जो राज्य बोल रही हूँ, जो पार्लियामेंट वाले लोग होते हैं वो लोग देखते हैं। कौन देखता है, सिर्फ केंद्र सरकार देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। कौन देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट जो है, जो राज्य सूची है, इन पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में कौन बनाते हैं, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई विषय ऐसा है जिस पर ये दोनों ही इनके बीच टकराव पैदा हो रहा है, विरोध पैदा हो रहा है, तो क्या करते हैं, ये हम केंद्र को सौंप देते हैं। किसको सौंप देते हैं, केंद्र सरकार को सौंप देते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौन कौन सी सूची में क्या आता है, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। यूनियन लिस्ट में हम किस किस की बात कर सकते हैं, डिफेंस की, जो भी एक्सटर्नल मामले होंगे, जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स होंगी उनकी, रेलवे की, जो करेंसी होगी, मुद्रा होगी उसकी, संचार कम्युनिकेशन होगा। ये सब ऐसे ही 97 सब्जेक्ट्स हैं। आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में नहीं होगा तो मैं लिस्ट में एक बार शॉर्ट्स में बता दूंगी। तो 97 सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, पुलिस हो गई। अब भाई हर स्टेट की अलग पुलिस है तो स्टेट वाइज देखेंगे वो लोग। स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन हो गया, वो भी सब लोग अपने आप देखेंगे। कहने का मतलब स्टेट वाले खुद ही देखेंगे, केंद्र सरकार थोड़ी देखेगी। हर स्टेट के अलग अलग क्यों बनाई जाती है फिर सरकार। शराब, अल्कोहल वगैरह सब स्टेट वाले खुद देखेंगे। भूमि राज्य से संबंधित जितने भी होंगे, राज्य से संबंधित, लैंड एरिया से संबंधित, वो सब देखेंगे। टैक्स वगैरह अपने अपने स्टेट के खुद देखेंगे। अब देखिए समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है, जैसे कि एजुकेशन जो है, या विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, डिवोर्स वगैरह केसेस जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे न देख के केंद्र सरकार देखती है। मतलब मिक्स देखते हैं दोनों, यूनियन भी, राज्य भी, और कौन देखेगा, राज्य भी देखते हैं और केंद्र, दोनों मिलकर देखते हैं। अगर दोनों का टकराव होगा तो किसके पास जाएंगे, केंद्र का कानून मान्य होगा। किसका मान्य होगा, केंद्र का कानून, केंद्र सरकार का, क्योंकि राज्य छोटी है। और जो भी जितना भी पॉपुलेशन नियंत्रण कंट्रोल के लिए वर्क होगा वो सब कॉन्करेंट लिस्ट में होगा भाई। क्योंकि देखो जो एजुकेशन वगैरह, शिक्षा वगैरह, वो स्टेट के लेवल पे भी काम होता है और यूनियन के लेवल पे भी, दोनों मिलकर काम करते हैं। विवाह व डिवोर्स वगैरह ये दोनों लेवल पे काम होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। ऐसे ही सेम पॉपुलेशन कंट्रोल भाई, जब स्टेट वाले मतलब प्रोवाइड कराएंगे अपनी सब चीज़ें कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से केंद्र सरकार रूल बनाएगी, सब कुछ करेगी। और अगर दोनों में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो मान्य किसका होगा, केंद्र सरकार का। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लिस्ट प्रिवेल्स। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, पहला शेड्यूल क्या कहता है। पहला शेड्यूल क्या बताया था मैंने, सबसे पहले शेड्यूल में तो स्टेट्स की बात करेंगे ना, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सबसे पहले शेड्यूल में नेम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, चेंजेस मेड थ्रू एक्ट्स लाइक तेलंगाना फॉर्मेशन 2014, ये सब भी बताया है इसी शेड्यूल में। कौन कौन से चेंजेस हुए हैं एक्ट्स के थ्रू, जैसे कि आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना दिया गया था 2014 में। ट्रिक में देखिए, ट्रिक कैसे याद करिए, पहली बार सबका नाम, भाई पहली बार सबका नाम होगा। फर्स्ट शेड्यूल सब स्टेट्स का, ड्यूटीज का नाम, सबका नाम होगा पहली बार। क्वेश्चन 18, कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो एंटी डिफेक्शन लॉ, बताइए भाई। 8 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 10 एंटी डिफेक्शन लॉ,
ध्यान रखिएगा 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में, जो हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, जिसके थ्रू आपका अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, और एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एमएलएज ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, किसके द्वारा किस पे डील करता है? डील करता है जो उनकी एमपी एमएलएज जो कि दल बदल करते हैं, कानून करते हैं, एमपी एमएलए जितने भी, उनको डिस्क्वालीफाई करने का। सबसे पहले जो इसमें सबसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो डिसाइड करता है, ज़्यादातर केसेस में जो सबसे हेड होता है वो डिसाइड करता है। भाई आप एक कानून में मतलब एक सरकार में है, दूसरी सरकार में जाके अपना कानून मतलब बदलेंगे ऐसे, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन करता है। इसके बहुत सारे नियम हैं जो पढ़ना इतना अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप इतना ही जानिए। देखिए टिप 10 नंबर की कुर्सी हिल गई, ऐसे याद करिए एंटी डिफेक्शन, भाई दल बदल कानून, तूने तो कानून बदला, तेरी कुर्सी हिल गई, 10 नंबर की कुर्सी हिल गई। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 19 हम बस होने वाला है। आर्टिकल 3 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू। आर्टिकल 3 किसको पावर देता है? पार्लियामेंट क्या करती है बताइए, अब तो रिवाइज करना है। चेंजेस नेम एरिया और बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, क्या चेंज करती है? एरियाज बाउंड्रीज, जो राज्य में जितनी बाउंड्रीज की एरिया है नेम उनको चेंज करने में आर्टिकल 3। पार्लियामेंट फ्रॉम न्यू स्टेट्स नाम चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, किसी भी, जैसे कि इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया, बट प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन इज नीडेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर से पूछ सकता है पर बाइंड नहीं होता है, वो मतलब उसको वो बाधित नहीं होता है, बाध्य नहीं होता, उसे पूछना ही पूछना है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट की पहली रिकमेंडेशन जरूरी होती है, सबसे पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा। क्वेश्चन 20 है, कौन सा शेड्यूल प्रोवाइड करता है डिटेल्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस? बताइए, मैंने आपको लर्न कराया था। शेड्यूल नंबर 2, सबसे पहले हमने स्टेट्स और उसकी बात करी, इनके नाम की। सेकंड में हम बात करेंगे उनकी पेंशन सैलरीज एंड जो भी क्या बोलते हैं उनके अलाउंसेस वगैरह होंगे, सैलरीज किसकी? प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन लोगों के हेड के बारे में। थर्ड में इनको हम शपथ ग्रहण करवा देंगे, भाई पहले इनको पेंशन वेंशन के बारे में बताया हमने, फिर अब हम इनको शपथ ग्रहण करा दें। थर्ड में इंक्लूड्स ओथ फ्रॉम, किस ओथ किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है, वाइस प्रेसिडेंट की होती है, मिनिस्टर्स की, एमपीज की, जजेस की। एग्जाम्पल देखिए, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, जैसे बोलते नहीं है लोग कि मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ, इस तरीके से। 21 में 5 to 11 किससे डील करता है? सिटीजनशिप से, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। एक्ट कौन सा? 1955। 5 में नागरिकता का अधिकार। 6 में जो लोग भारत आने वाले पाकिस्तान से, और भारत से पाकिस्तान जाने वाले, आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 में क्या था? जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको मिल सकती है, कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लें तो, जिन्होंने यहाँ की नागरिकता नहीं छोड़ी है, वहाँ की नहीं ली है। 9 में जो लोग अब इच्छा अनुसार विदेश में जाकर अपनी नागरिकता ले रहे हैं तो उनके इंडिया में खत्म कर दी जाएगी। 10th में हमारी नागरिकता का बना रहने का अधिकार। 11th में पार्लियामेंट को पावर है कि कोई भी कानून बना सकती है। लो, हो गया रिवाइज। हु वॉज इंडियन सिटीजन एट कमेंसमेंट? 5 से 10 11 वही है कि जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कौन है इंडियन सिटीजन। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल? बताइए। 8 3 24, नहीं 22। स्टार्टेड विथ 14, सबसे पहले आया था 14, अब 22 है। लास्ट एडिशन जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, सैथाली। पूछ लेता है कौन कौन सी लैंग्वेजेस पूछी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, सैथाली। डिमांड टू इंक्लूड मोर लैंग्वेजेस लाइक भोजपुरी, इस टाइम पर डिमांड किया जा रहा है, जैसे कि भोजपुरी, जैसे कि मैं गोरखपुर से हूँ तो मैं वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, पूर्वीय इलाका है वो, पूरा ईस्टर्न स्टेट बोला जाता है उसको, पूर्विया बोला जाता है, वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन उसको अभी लैंग्वेज का दर्जा, वहाँ के मतलब स्टेट लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस तरीके से डिमांड करते हैं कि इसमें इंक्लूड कर दें। ओके, राजस्थानी होगी जैसे, ये मतलब शेड्यूल वाले उसमें नहीं इंक्लूड है। द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड शेड्यूल किससे एसोसिएटेड है बताइए? पेंशन दे दो भाई प्रेसिडेंट, और उनको तभी तो ओथ दिलवाएंगे। सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक है, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, जजेस की, कैग की। सेकंड शेड्यूल पैसा, पेमेंट, याद रखो, दूसरी दौलत। व्हाट इज कवर्ड इन द 5th शेड्यूल? 5th शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स को कंट्रोल करना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ध्यान रहेगा। चलिए हम शुरू में आगे बहुत, एक सेकंड, एक मिनट होल्ड ऑन, थोड़ा सा पेशेंस और, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो क्या बात करी हमने? 5th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स किससे डील करता है? 5th शेड्यूल जो कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कौन सी? जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनके बारे में, ठीक है। टिप 5, 5 कौन? 5 आदिवासी भाई, ऐसे याद करो, जो 5 आदिवासी भाई, गवर्नर के पास पावर्स स्पेशल होते हैं इस केस में, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? पहला क्वेश्चन हमने शुरू इसी से किया था और आखिरी भी हम इसी से कर रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल बताता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट? दैट इज आर्टिकल नंबर 1। ओके, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया है। सो आज हमने आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक के और शेड्यूल्स को कवर किया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। ये मेरी पहली क्लास थी जो मैंने इतना एक्सप्लेन करके, वो भी जीएस जैसा सब्जेक्ट मैंने इतना एक्सप्लेन करके बताया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बताने के बाद कि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मैं आज बता पाती हूँ सामने वाले को। मे बी
उतना ना हेल्प करे, बट आई होप वन नहीं तो 10% तो हेल्प करेगा 100% में से, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। एग्जाम्स में भी कंटिन्यूसली देती रहती हूँ तो मुझे पता है, और आप लोग को बहुत बेनिफिशियल होगा रिवीजन करने में ये। और कोशिश करूँगी मैं वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में रखूँ, ज़्यादा लेंदी ना करूँ। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, जिसमें आप पढ़ेंगे आगे के आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और जो भी आपकी वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो, ना समझ आए, या कुछ भी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लेंदी लगे, कुछ भी लगे, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब आप लोग बताएंगे तभी मैं उस चीज़ को सही कर पाऊंगी। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।